केपी मलिक जी, अगर साहब को इतना कॉन्फिडेंस है तो ये बाकी दलों में तोड़-फोड़ कराने की पीछे मंशा क्या है? और क्या ये तोड़-फोड़ कामयाब हो जाएगी? साहब इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? देखिए संजय जी, पहले तो बात यही है, अगर आप 400 पार का दावा इस बार कर रहे हैं और हर जगह बोल रहे हैं इस बार 400 के पार, तो आप फिर छोटे-छोटे दल अपने साथ में लेने के लिए आतुर क्यों हैं? आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां आपसे बढ़िया कोई समझता नहीं है, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो पहले जो पटेल वाले लोग हैं जुड़े हुए हैं, अ, जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है, इसको खाली आप यही नहीं कह सकते कि जयंत चौधरी की तरफ से शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आतुर थी और उसकी एक झलक भी आपको दिख रही होगी उस निर्णय में। दूसरी बात यह है कि आज ही दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनके साथ अलग तय माना जा रहा है कि उनको भी साथ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। तो एक तरफ आप कहते हैं 400 के पार, दूसरी तरफ आप लोगों को ले रहे हैं, तो आम आदमी थोड़ा बहुत तो समझेगा इन बातों को। खैर, मैं दूसरी बात यहाँ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये सारी चीजें आपको गौण दिखाई देंगी, खत्म हो जाएंगी। एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है जिसकी तैयारी लगभग एक हफ्ते से तो बहुत तेजी से चल रही है और लगभग सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। 9 तारीख का समय उसका इसलिए चुना गया था कि संभावना ये थी कि शायद 9 तारीख को आचार संहिता लगेगी। अब शायद ये हो रहा है कि उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, तो वो मामला भी टल सकता है। लेकिन मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर अंदर कांग्रेस की तरफ से घोषणा की जाएगी और बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश किया जाएगा। और यहाँ जितने भी विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, आप भी इस चीज को समझेंगे, अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है तो भारतीय राजनीति में एक परिदृश्य बदल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का आभास है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, जब जातीय जनगणना वहां होने की बात हुई और राहुल गांधी अपने मंचों पे अपनी यात्राओं में लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम जातीय जनगणना पूरे देश में कराएंगे। तो इसका एक माहौल है। और आप सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सारे तामझाम कर लेती है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस की तरफ से इसकी घोषणा कर जाती है और मायावती इसको सहमति देती है, जो कि देंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इसके मेरे पास 3 बड़े कारण हैं। अभी तक मायावती का अपने उम्मीदवारों की घोषणा ना करना, कांग्रेस की तरफ से अपने किसी उम्मीदवार की घोषणा ना करना, इतनी चर्चा एक हफ्ते से चलने के बाद में किसी ओर से इसका जो है खंडन नहीं आना। नहीं तो आप जानते हैं, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो मायावती जी का तुरंत ट्वीट आ जाता है। और मैं तो सीट तक बता सकता हूं संजय जी आपको, मेरी जानकारी, मेरे सूत्र बताते हैं कि 25 सीटें बसपा उत्तर प्रदेश में लड़नी जा रहे हैं और 17 सीटें कांग्रेस लड़ेंगी। बाकी जो सीटें बचेंगी उन पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और बीच में कई लोग ये भी होंगे, जैसी आशंकाएं हैं कि छोटे दल का कल को मन बदल जाए, कल को उनकी अंतरात्मा जाग जाए, जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी वाले हैं, और उनका डर थोड़ा कम हो जाए तो वापसी भी कर लें। तो इस तरह के लोगों के लिए भी कुछ सीटें रखी जा सकती हैं। एक तो ये परिदृश्य देश में बन रहा है और इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मायावती जी का 20 से 22% वोट था उत्तर प्रदेश में, वो खिसक के अभी लगभग 10-12 पे हैं। अगर वो निर्णय नहीं लेती हैं तो 1-1.5% पे आ जाएंगी, ये वो भी जानती हैं। क्योंकि आपने देखा है कि आज उनका 0 एमएलए यूपी में है, 1 एमएलए है, वो अपने कर कमलों के हिसाब से, उसमें मायावती का कोई सहयोग नहीं है। और 2014 में उनका 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और जब वो गठबंधन में लड़ी तो उनके 10 मेंबर जीत के आए। तो ये सारी चीजें मायावती भी समझती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में एक सबसे बड़ा दलित चेहरा अगर आज की डेट में कोई है तो वो मायावती है। कांग्रेस को ये समझाने में थोड़ी देर लग सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, ये हैं, उनको उत्तर भारत में समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मायावती जी के मामले में ये कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। और मायावती जी हैं जिनको साउथ में भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि काशीराम जी ने वहां पे लगातार बहुत बड़ा मुहिम चलाया था और मुंबई में के भी यहाँ पत्रकार बैठे ये भी जानते हैं। मैं तो कर्नाटक में 2 साल था, मैंने काशीराम जी को वहां पे भी काम करते हुए देखा है।
तो इसलिए क्या है, इनके लिए बहुत मुफीद होगा ये मामला। और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके साथ अगर पीछे रहेंगे, किसी मंच पर रहेंगे, तो साउथ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। और संजय जी, अगर जो दलित वोटर हैं या पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, वो हम और आप जैसे घर पे भी आएंगे, वो ये कहेंगे लगातार हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि बहन जी जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो ये भी परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी तामझाम करे, कुछ भी करे, कुछ भी जुमलेबाजी करे, मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई जुमलेबाजी चलने जा रही है। और आपको आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में बहुत सारे बदलाव भारतीय राजनीति में दिखाई देंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस समय राजनीति की कब कौन सी दिशा कहाँ बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। बड़ा राज्य है बिहार, और बिहार में भी दोबारा उलटफेर हो सकता है, ऐसी चर्चा चलती रहती है। ऋषि जी, क्या लग रहा है, बिहार में 40 में 1 सीट थी पिछली बार, जो गठबंधन के हिस्से में आई थी, तेजस्वी वाले गठबंधन के हिस्से में। इस बार का सीन आपको क्या लगता है कि क्या पूरा स्वीप कर देगी 40 सीटें एनडीए, या नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या सीन है वहां पे? देखिए, एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है संजय जी। सामान्य होता तो सीटों का तय हो जाता कि कौन पार्टी कहाँ लड़ने जा रही है। और देखिए, अभी नीतीश कुमार देश से बाहर है, और ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार के जाने से पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, जहां तक मेरे पास खबर है कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जेडीयू 16 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि 16 उसके सिटिंग एमपी हैं। तो बचा, टोटल हुआ 33, अब बचा 7 सीट। 7 सीट में 4 पार्टियां, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है और चिराग पासवान के चाचा है। तो 7 सीट में 4 पार्टी को एडजस्ट करना है, जो अमित शाह के लिए या बीजेपी के जो रणनीतिकार है उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा कदम है। सवाल ये उठता है कि यदि चिराग पासवान को आप 5 सीट दे देते हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी एक एक सीट पर मान जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों का डिमांड उपेंद्र कुशवाहा ने रखा है, 2 सीटों का डिमांड जीतनराम मांझी ने रखा है, और चिराग पासवान का कहना है कि 6+1 राज्यसभा, जो 2019 का जो फॉर्मूला था, और 2014 का भी ये फॉर्मूला था कि 7 सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी ने, रामविलास जी उस समय लड़े थे। 2019 में 6+1, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें एक राज्यसभा का सीट बाद में रामविलास जी चुन के गए थे। तो सवाल ये उठता है कि बचे हुए 7 सीटों में इन 4 पार्टियों को कहां एडजस्ट करते हैं? क्या आप नीतीश कुमार को, ऐसी भी खबर है कि नीतीश कुमार को 12-13 सीटों का ऑफर दिया गया है। यदि नीतीश कुमार को 13 सीटों का ऑफर दिया जाता है, यदि इस ऑफर को नीतीश कुमार मानने को तैयार भी हैं, तो नीतीश कुमार की पहली शर्त यह है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए। और आपने देखा भी होगा कि इंडिया गठबंधन से, उस इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे जिसके वो फाउंडर रहे, और सभी शर्तों को करीब करीब लालू परिवार मान रहे थे। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन से एनडीए में आने का एक ही कारण था कि वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा कराना चाह रहे थे। लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। शुरुआती दौर में अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस चीज के लिए तैयार हो गए कि आप इधर आते हैं तो आपकी इस शर्त को हम मानने को तैयार है। अब जो खबर है कि नीतीश कुमार की शर्त पे बीजेपी काम नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही बीजेपी के लिए वो प्रासंगिक है, क्योंकि बीजेपी को 10-15% का चंक चाहिए, और ये 15% के चंक के बिना जो आपने कहा 40 में से 39 सीटों का जो मैजिक फिगर है, उसको जो बीजेपी पाना चाहती है, वो मुश्किल भरा है। नीतीश कुमार को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये मेरे साथ क्या करेंगे, तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि एक तरफ यदि मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं, तो आप भी मुझे मदद करें, क्योंकि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, और नीतीश कुमार ये चाह रही है कि बीजेपी के सहारे कम से कम 70-80 का जो एक फिगर है, एक स्टैंडर्ड फिगर है, उसको पा लिया जाए, ताकि जो अगला 5 साल जो उनका मुख्यमंत्री काल है वो स्टेबल रहे, जिसके लिए बीजेपी के जो प्रदेश लीडरशिप है या बीजेपी के रणनीतिकार है वो तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 6%, 5.5 से 6% का चंक अभी भी चिराग पासवान का है, और पासवान समाज आज भी चिराग पासवान के साथ है। और आपने कल देखा भी, कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने एक ऑफर दिया है कि 8 सीटें आपको बिहार में और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में हम देने को तैयार है। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार, जो बीजेपी नीतीश कुमार के सहारे
2024 के चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में, या चिराग पासवान को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को मोदी के हनुमान बताते हैं। और मुझे ही नहीं समझ में आता है वो कैसे हनुमान है जिनके झोपड़ी में भगवान, जो तथाकथित राजनीतिक भगवान है, उन्होंने झोपड़ी में आग लगाया था। तो ये समझ से परे है। तो आपका जो मेन सवाल है संजय जी, मेरा ये मानना है कि एनडीए के लिए जो 2019 में जो राहें थी वो 2024 में उतनी आसान नहीं है। उसी तरह महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बंगाल में देखिए, और देखिए एक बात, मोदी जी 370 पार की बात करते हैं, और एनडीए में 37 दलों का, छोटे छोटे पार्टियों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बाकी 36 दलों के लिए मोदी जी 30 सीटों की परिकल्पना करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी मजबूरियां कितनी है। नवीन पटनायक से ये बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब है वो कह रहे हैं 15 सीटों से कम लड़ेंगे नहीं, इनको 10 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। अजीत पवार को 6 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। तमाम उन भ्रष्टाचारियों को भी आप अपने गले लगा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि मोदी मैजिक रहा कहां। मैं दावे के साथ कहता हूं, मलिक साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसी बड़े दलित नेता को यदि आप प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तो जो बीजेपी का 272 का मैजिक है, मुझे लगता है बीजेपी 200 क्रॉस नहीं कर पाएगी। और राजनीतिक जो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगा। तो इस पे कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस से भी सवाल है कि कांग्रेस के जो मेन नेता हैं, बीच में जो ये यात्रा चल रही है, बीच में फिर लंदन चले जाते हैं। आप गाए बगाए खुद जो गोदी मीडिया है उनको मौका दे रहे हैं कि राहुल गांधी यदि सीरियस हैं तो चुनावी मुहाने पे आपको लंदन जाने की क्या जरूरत है। ऐसे उत्तर प्रदेश के युवा नशे में है, ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है। अब देखिए उसको नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से खेल गए। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मेरा मानना है संजय जी कि चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है, और 272 का जो मैजिक फिगर है वो भी इस बार मुझे लगता है 2024 में पाने में बीजेपी को परेशानी होगी। इसलिए तमाम एक कयावत जो तमाम प्रोसेस जो है बीजेपी अपना रही है। जी बिल्कुल ठीक है ऋषि भाई। अखिल स्वामी जी, हम अगर ये ऋषि भाई ऐसी बातें करेंगे तो सुधीर चौधरी क्या करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट शो में? वो तो 400 450 तक पहुंचा रहे हैं, और ऋषि भाई कह रहे हैं कि 200 तक पार पहुंचना मुश्किल है। अब किसकी बात सही मानी जाए, सुधीर चौधरी की या ऋषि भाई की? और साहिब के वाकई परेशान लग रहे हैं आपको अखिल स्वामी जी? देखिए संजय जी, मुझे लगता है दोनों की बात न मानी जाए। जो मलिक साहब ने कहा, अगर वो फलीभूत होने वाला है, अगर ऐसा होता है, अगर बहन जी इंडिया अलायंस में आती हैं, बीजेपी के अलायंस को 50 सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए, मैं केवल दलित समाज की बात नहीं करता, अरे बाप रे, सवर्ण समाज भी, ओबीसी समाज भी, और देश का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुरूप देश में पहला दलित महिला प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। तो देश एकजुट हो जाएगा, 90% वोट पड़ेंगे, बिल्कुल 1984 का रिपीटिशन होगा। बस बहन जी के आने की देर है। देखिए, ये जो आज की वास्तविकता है, उसके बाद गांव गांव, घर घर, हर जगह परिवर्तन की लहर भरेगी। देखिए हम क्या, देखिए अगर मान लीजिए समाज का विश्लेषण आप करें, या तो कोई ऐसा आदमी हो जो शुद्ध सनातनी हो, उसको वोट दिया जाए, या ऐसे आदमी को वोट दिया जाए तो शुद्ध ओबीसी हो, या ऐसे आदमी को वोट दिया जाए तो दलित हो। अब आप सही ओबीसी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप सही सनातनी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा आदमी जो भगवान श्री राम की मर्यादाओं को पालन करे, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के अंदर दुष्टों को और शराब पीने वालों को न बुला के साधु संतों को लाए, अगर आप ये नहीं कर सकते और एक सही ओबीसी आप नहीं ढूंढ सकते, तो मेरे ख्याल से भारतीय समाज के लिए पूरे विश्व के अंदर संजय जी इतना बढ़िया संदेश जाएगा, जो मैं समझता हूं जितनी छवि धूमिल हुई है पिछले 10 साल के अंदर, अगर बहन जी को प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बना देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 80% सवर्ण समाज के लोग भी, दलित समाज तो है ही, अल्पसंख्यक तो है ही, 60% ओबीसी तो है ही, 80% सवर्ण समाज के लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन अब बहन जी निर्णय लेती है कि नहीं लेती है, मलिक साहब कॉन्फिडेंट हैं कि वो ऐसा लेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है नर्वसनेस बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं बीजेडी से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, बहन जी की केवल बात मत कीजिए, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं लिखित दीजिए, चुनाव के बाद एनडीए में नहीं जाएंगे। चिराग पासवान, इसका मतलब हिंदुस्तान का जो 25% जो एससी एसटी आबादी है वो पूरी तरह से लामबंद है और एक लहर चल गई है। सवर्ण समाज पे जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है आपने देखा, जौनपुर के अंदर एक समाज के आदमी को जेल भेज दिया गया और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की खुलेआम हत्या कर दी गई। विनय शंकर तिवारी के आपने देखा, हरिशंकर तिवारी के बेटे, उनके घर में जिस प्रकार सीबीआई और ईडी की रेड हुई, इसका मतलब यह है कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है। और अगर ये घटना जैसे मलिक साहब ने कही अगर 2 दिन के अंदर हो जाती है, एक तरफा चुनाव होगा, मोदी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अब जो कुछ जो परिदर्शित हो रहा है, अगर ऐसा होता है, आप 400 की बात छोड़िए, 50 सीट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जो कहा ना कि साउथ के अंदर दलित नेता का, देखिए साउथ में जरूरत ही नहीं है, साउथ के अंदर बीजेपी को 5 सीटें इस बार मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। असली लड़ाई है उत्तर भारत की, और उत्तर भारत में अगर बहन जी आ गई और उधर चिराग पासवान और उधर प्रकाश अंबेडकर, एक तरफा युद्ध होगा और उसके बाद इतना आनंद आएगा 2024 के बाद, जैसा भारतवर्ष हम चाहते हैं वैसा भारतवर्ष देखने को मिलेगा। अरे गजब, आप तो बिल्कुल गजब ही कर दे रहे हैं अखिल स्वामी जी। लेकिन बीच बीच में आपने ये लाइन समझ में नहीं आती कि शराब पीने वालों को लाइन में बाहर कर दो। आप लोग शराब से इतना नफरत क्यों करते हैं? आज महाशिवरात्रि है, सबको शुभकामनाएं। लोग आज भांग खा के मस्त रहते हैं, कुछ लोग दारू भी पीते हैं। शराब से इतनी चिढ़ क्यों है? सरकार लाइसेंस देके शराब पीने वालों को आमंत्रित करती है। आप अखिल स्वामी जी शराब पीने वालों से इतना क्यों चिढ़ते हैं? नहीं, मैं शराब पीने वालों से नहीं चढ़ता हूं। आप शराब पिए, घर में पिए, होटल में जाके पिए, रेस्टोरेंट में जाके पिए, बार में जाके पिए, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उन लोगों को बुलाया जाए जो गौमांस खाते हो, जो शराब पीते हो, और साधु संतों को न बुलाया जाए, शंकराचार्यों को न बुलाया जाए, शंकराचार्यों का अपमान हो, इसमें मुझे आपत्ति है। शराब से आपत्ति नहीं है। गौमांस खाने वाले लोग, अब आप सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ सारे दिन प्रलाप करते रहते हैं, और वहां कैटरीना कैफ को आप बुला रहे हैं, वहां वो कंगना रनौत को बुला रहे हैं। तो सुना है कंगना रनौत को चंडीगढ़ की सीट भी देने वाले हैं, अक्षय कुमार। मतलब अब ये देखिए, अगर ये लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, मैं कहता हूं जिसको भी जाना होता, संजय जी आपको भी जाना होता, मुझे भी और हमारे पैनलिस्ट को भी जाना होता, 11 दिन उसके पहले शराब और मांस को छोड़ देते, तब भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते। वरना भगवान श्री राम वहां पे जो रात को 11 बजे तक दारू पी के आए हैं, उनको पसंद नहीं करेंगे, हनुमान जी की गदा उनको पड़ेगी। अच्छा, 11 दिन पहले का मुहूर्त आपने कौन सा निकाल दिया? 11 दिन में ब्लड साफ हो जाएगा दारू पीने में? तो 11 दिन वो मेरे मुंह से निकल गया। अब स्वामी जी ने कह दिया तो संजय जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं जोड़ देता हूं स्वामी जी की बात में, अगर आप करेंगे इनको, स्वामी जी को शायद पता भी होगा। दिल्ली में जो बिरला मंदिर जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, जब बिरला मंदिर की स्थापना हुई थी और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि यहाँ ऐसे व्यक्ति ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो जीवन में, उन्होंने बहुत सारे नियम लिख के दे दिए, जिनकी एक पत्नी हो, वो पतिव्रता हो, वो मांस ना खाते हो, वो पराई स्त्री के पास ना जाते हो, दुनिया भर की कंडीशन। और वहां बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय आए थे, तो सबने गर्दन नीचे करी थी, और भरतपुर के महाराजा खड़े हुए थे तब, और उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये तो छोटा मंदिर है, और वो तो आपके अयोध्या का श्री राम का कितना बड़ा मंदिर है जिसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। तो भारत में हमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। ये बड़ा अच्छा चीज बताई है स्वामी जी ने कि हमें ढूंढे से नहीं मिल रहा है ऐसा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में, ढिंडोरा हम बड़ा पीट रहे हैं। मलिक जी, मैं ये बताऊं कि जब योगी जी बने थे पहली बार मुख्यमंत्री, तो उनकी चॉइस ये थी कि भाई मेरे जो मेरा कैबिनेट, मतलब वो ऑफिस हो, सेक्रेटरिएट हो, वो आईएएस तैनात होना चाहिए जो शराब न पीता, मांस ना खाता। मलिक साहब, महीना भर लग गया, क्योंकि 90% आईएएस तो रात को दारू पीते ही पीते हैं। फिर आईएएस एसोसिएशन का आईएएस वीक होता था, तो वीक में नेचुरली रात को शराब वराब होती थी। हर बड़ी पार्टी में आज का शराब होती है। आईएएस अफसर, यूपी के आईएएस सबसे ताकतवर माने जाते थे। इतने रीढ़-बीन हो गए कि आईएएस वीक में रात में शराब हटा दी गई कि योगी जी को पसंद नहीं है, मांस हटा दिया गया, योगी जी को पसंद नहीं है।
तो IAS बरादरी का ये हाल हो गया। मैंने शराब पे ऐसी चर्चा करी, मुझे लोग बहुत ट्रोल करते हैं। मैं खाने की जिक्र करता रहता हूँ, मैं अगर दारू पीता हूँ तो उसके फोटो वोटो भी डाल देता हूँ। मुझे कई लोग ज्ञान देते हैं कि यार ये सब मत किया करो, मतलब तुम फोटो तो मत डाला करो। अभी दिल्ली में गया तो मेरी मित्र रोनी सिंह, उनकी पार्टी थी, मैंने उसकी फोटो डाल दी है, तो उसमें मेरे ज्ञान के नीचे आ जाते। तो मुझे आज अखिल जी ने जब बात कही तो मुझे शराब की बात याद आ गई। खैर ये विषय था जाएगा। मीनू जी, मैं इसमें 1 सेकंड और 30 सेकंड जोड़ देता हूं। इसमें क्या होता था संजय जी, ये बात हमने अजीत सिंह से करी। एक बार अजीत सिंह मेरे को 5 स्टार होटल में मिलकर, उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और मैंने मजाक में कह दिया भाई इनका फोटो खींच लो। तो उसने कहा नहीं नहीं ये क्यों? मैंने कहा सर, बोला देखो ऐसा है कि मेरा ये फोटो पब्लिक में जाएगा तो मैं एक पब्लिक वो हूँ, पब्लिक, मैं एक नेता के नाम से मुझे जाना जाता है, या मेरी एक वहां पे वो परसेप्शन बना हुआ है, वो नहीं टूटना चाहिए। बाकी मैं शराब पीता हूँ, होटल में जाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब संजय मिश्रा कहाँ अपने निजी जीवन में वो क्या कर रहे हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन आपका एक चेहरा बना हुआ है कि भाई आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और दूसरा चेहरा आपका देखे, जैसे हम बात करते हैं राम की रामायण के, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं सिगरेट पी रहा था कहीं सेट के पीछे बैठ के, और वहां साउथ के एक आदमी ने आके मुझे माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी, बोला तुम भगवान राम हो या सिगरेट पी रहे हो, और मैंने उस दिन के बाद सिगरेट छोड़ दिया। तो आप पब्लिक फिगर जब हो जाते हैं वहां दिक्कत है, नहीं तो आप अपने निजी जीवन में जो मर्जी करिए, कौन मना कर रहा है जी। अच्छा ये बड़ा अच्छी बात है कि मैं जितना भी पब्लिक फोरम में हूँ, मैं कभी भी ऐसी बातों पे ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। मुझे पार्टी पसंद है, मुझे बढ़िया स्कॉच पीना पसंद है, तो मैं ज्ञान नहीं देता फालतू का कि मतलब, इसलिए मैं आप वाजपेयी जी के फॉलोअर है ना, आप वाजपेयी जी के मतलब फॉलोअर हाँ, है वो भी। एक्चुअल में वाजपेयी वाला फॉलोअर हूँ, ये बात मान सकते हैं। खैर आज मैंने बहुत सारी मजाक कर ली। मीनू जी, क्या वाकई में प्रधानमंत्री चिंतित हैं? क्या वास्तव में प्रधानमंत्री को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? दूसरी पार्टियों से तोड़ने की वजह क्या है? ये दावा 400 पार का हवा हवाई है। गोदी मीडिया इतनी बेचैन क्यों है? आपका क्या मानना है? जी देखिए, आपने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, मोदी मैजिक, जो गोदी मीडिया का बड़ा फेवरेट वर्ड है। अगर ये मोदी मैजिक चल रहा होता तो जो एनडीए, जो जिसका कहीं अता पता नहीं था 5 साल से, उस एनडीए को अफरा तफरी में इकट्ठा करके, 38 दलों को इकट्ठा करके, और फिर उनके साथ सीटों के समझौते की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर स्टेट में देख लीजिए, मोदी जी हर जगह गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मोदी मैजिक पे भरोसा होता तो मोदी जी के ठेंगे पे थे ये एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो किसी को भी पूछने वाले नहीं थे। इसलिए उन्हें इस वक्त, वो चाहे आपको शिंदे हो, चाहे आपके अजित पवार का गुट हो, चाहे आपके बिहार का, अभी डिटेल में ऋषि मिश्रा जी ने बताया ही है, वहां पे कौन से स्टेट आप बताइए। आप नायडू की बात आज कर रहे हैं, आंध्रा की बात कर रहे हैं, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आप उड़ीसा में देखिए बीजेडी के साथ में गठबंधन की तैयारी है। मतलब उनको जहां पे भी मौका मिल रहा है, वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से गठबंधन करके और हम 272 का तो एटलीस्ट जुगाड़ कर ही लें, जो कि उनको मुश्किल नजर आ रहा है। और 272 का जुगाड़ क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में बहुत सारा गणित सोशल मीडिया इन चैनल्स पे, आप जैसे चैनल्स पे 1000 बार बता चुके हैं बहुत सारे प्रबुद्ध पत्रकार, जिन्होंने डिटेल स्टडी किया हुआ है। अगर मोदी मैजिक चल रहा होता तो आज जिसका आपने फिर आपके वीडियो में भी और आपने भी जिक्र किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा रही है जीतने के लिए। एनडीए से के गठबंधन बनाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने की जरूरत क्या है मोदी मैजिक के सामने? भाई जिस मोदी के होने से सब कुछ मुमकिन है, उसको सोशल मीडिया जैसे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज उनको जो पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि इनको हायर किया जाएगा, और हो चुकी होगी सारी अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद उनकी मदद से आप जीतेंगे, क्योंकि उनको पता है, मोदी जी को पता चल चुका है कि आप जैसे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने जनता को सच्चाई दिखाना शुरू कर रखा है काफी समय से। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अभी तक गोदी मीडिया के चक्कर में जनता को तस्वीर के दूसरी तरफ का पहलू दिखाई नहीं देता था, उनको वो दिख रहा था जो गोदी मीडिया दिखा रही थी। लेकिन आप जैसे चैनल जो है परत दर परत और हर एक घटना को खोल के रख दे रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, तो जनता को सारा, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही मुद्दा ले लीजिए, अगर गोदी मीडिया ही होता खाली तो पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चलता था। आप जैसे चैनल्स ने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी है मोदी गवर्नमेंट की और एसबीआई की, और जनता जागरूक हो गई है, उनको समझ में आ रहा है
जनता को समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, जनता को समझ में आ रहा है कि हमारा महंगाई का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा। अब ये राहुल गांधी की यात्रा कैसे पता चली? आप जैसे सोशल मीडिया के जो चैनल्स है उनके जरिए पता चली, नहीं तो इनका बस चलता गोदी तो बिल्कुल किसी को अंदाजा भी नहीं होता। जो 5 गारंटीज जो कांग्रेस के जो दी है, युवाओं के लिए दी है कांग्रेस ने, वो ऐसी गारंटी से मोदी सरकार के होश फाकता है इस वक्त कि इसकी काट कैसे लाए। आप एक मुश्त कह रहे हैं कि पढ़ाई करते ही आपको 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब आप अप्रेंटिस का काम करेंगे और 1 लाख रुपया देंगे, कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया है। तो ये एक ऐसा वादा है कि जिसमें जो युवा पढ़ाई लिखाई के बाद घर में बेरोजगार बैठा है, माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है, बजाय घर में कुछ कंट्रीब्यूट करने के कमाई से अपनी, जो इस इंतजार में है कि कुछ मिले, मैं कहीं जाऊं, घर से निकलूं, काम करूं, कुछ पैसा घर में लाऊं, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अग्निवीर को रद्द करने की बात हो रही है, तो वो चीजें और आप देखिएगा हर जगह दम दिखाया जा रहा है। जो भी पार्टनर्स हैं इंडिया के, उसमें आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, कितना उनकी रैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया, नौकरियां दी। तो युवाओं को समझ में आ रहा है, जो 10 साल हो गए देखिए मंदिर मंदिर सुनते हुए और नफरत की राजनीति सुनते हुए। हालांकि नफरत का आज एक सीन दिल्ली की सड़कों पे भी हुआ, जिसका आपने जिक्र किया, और बहुत शर्मनाक घटना है, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये तो दोगले लोग हैं। एक तरफ तो पुलिस वाला नमाज पढ़ते लोगों को लात मार के भगा रहा है, वो सजदे में, और उनके ऊपर पीछे लात मारी और वो नीचे गिरे जाके, और दूसरी तरफ आपकी मंत्री हज का इंतजाम देखने जाती है सऊदी अरब। तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात पाखंड है और कौन सी बात सही है? मतलब आप बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आपको सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए दर्शकों को सच्चाई पता चलने लगी, और इसीलिए मोदी जी को अब अपने मैजिक में भरोसा नहीं रहा। और कल आप देखिएगा, कल एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। कल कश्मीर गए थे मोदी जी, मैंने उस पूरे कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखा। वहां की पब्लिक ने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो जबरदस्ती, वो जो सरकारी कर्मचारी थे उनको सुबह 5 बजे सब जीरो टेम्परेचर में बसों में भर के लाया गया और वहां बैठा दिया गया। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, ताली बजवाने की गुजारिश करते रहे मंच पे बैठे हुए नेता लोग, लेकिन पब्लिक ने ताली नहीं बजा के दी। उनके चेहरे निर्विकार थे, उनके अंदर एंगर है, गुस्सा है। और लेकिन मोदी जी का क्या है, क्योंकि मेरा मानना अब ऐसा है कि जो मोदी जी ने जिस तैयारी के साथ वहां गए थे, अब ये तैयारी कर लीजिए, 370 के मुद्दे पे मोदी जी चुनाव लड़ेंगे इस बार। उसको बहुत, अब वहां की जनता खुश है या नाराज है वो एक अलग बात है, लेकिन मोदी जी क्योंकि पूरे देश की जनता तो खुश है ना मोदी जी की, तो उसी मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। देखते हैं क्या रंग लाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, देखते हैं क्या रंग लाते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव से पहले पिक्चर भी जारी कर दी जाती है, आर्टिकल 370 आई गई है, उसको कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। हर बार केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, 370 इस तरह की पिक्चर अब बना भी दी जाती है। मैं भी सोच रहा हूँ पिक्चर बना लूँ, मैं भी कुछ इस लाइन में भी हाथ आजमा लूँ। देखिए, केपी मलिक साहब की बात कांग्रेस कितनी ध्यान से सुनती है। केपी मलिक साहब ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, और अब सुना राहुल गांधी ने, और आधे घंटे बाद कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मलिक साहब की बात सुन के और कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाम उसमें होता है या नहीं होता है। धनंजय जी, पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी, क्या वास्तव में साहब परेशान है या साहब कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है? वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नैरेटिव करते हैं। वो परेशान भी नहीं है, वो जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुजरात जो है उनके सामने है। अब जितनी बातें हमारे साथियों ने कही अच्छी लगी सुनने में, लेकिन एक ये भी देखना होगा कि क्या अंडर करंट चल रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी शोर नहीं मच रहा है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि मैं आसपास देखता हूँ कि लोगों में बदलाव तो आया है, बहुत सारे लोगों को महसूस तो हुआ है कि गलत हो रहा है, लेकिन ये जो गलत हो रहा है, और देखिए पिछली बार 2019 के जैसा प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। ये इस नाते भी कह सकते हैं कि 2019 में कोई जो है, एक तो भारतीय मानसिकता ये है कि एक बार इसको और मौका दे दो यार, एक बार में नहीं, एक बार और दे दो, देखते हैं क्या होता है। तो वो भी मौका हो चुका है।
इस बार पुलवामा भी नहीं है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कुछ होगा भी तो असर नहीं पड़ेगा उसकी, चूंकि बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं संजय भाई, वो आपको छुपा हुआ नहीं है। सारे राज जो थे भाजपा के भीतर, वो सारे राज खुल के आ गए, और ये पता चला कि ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये कूटनीति नहीं जानते हैं, ये राजनीति के बड़े जो है ऐसी चीजें नहीं जानते हैं जिससे आपको लगे कि अरे यार क्या पटकनी दे दी इसने। ये सीधे सीधे जो है कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने 2-3 बातों पे कुछ लाइनों में उंगली रखी, और देखिए देश में पूरे बीजेपी के नेता किस तरह से हिल गए। परिवारवाद पे तो आज से नहीं, पता नहीं कब से बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वीडियो निकालिएगा तो 5-10 घंटा देखना पड़ेगा आपको, परिवारवाद पे कितना बोला उन्होंने। अब बता रहे हैं पूरा परिवार ही भारत देशी परिवार उनका है। अच्छी बात है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, ये तो भारत तक ही पहुंचे हैं, चलिए दुनिया तक पहुंच जाइए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो सवाल कर रहे हैं लोग कि मणिपुर के लोग आपके परिवार में हैं या नहीं है, आपके लखनऊ में जो बेरोजगार शिक्षिकाएं हैं सड़क पे, उनको उनकी गोद में बच्चे हैं और उनको जो है पुलिस वाले जबरन उठा के ले जा रहे हैं, वो उनके परिवार के हिस्से हैं या नहीं है। या जो दिल्ली की सड़क पे नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस ने मारा, वो उनके परिवार के लोग नहीं हैं। ये सारे सवाल हैं। लेकिन उससे भी इतर सवाल मैं मानता हूँ जो लालू प्रसाद ने और कहा, मीडिया ने उसको उस तरह से ध्यान नहीं दिया। खुद मोदी जी दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए जान करके, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू वाला जो है सबसे बड़ा उनका जो है हथियार जो है वो हिंदू होना है और हिंदुओं की बात करना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने हिंदू पे भी बड़ा भारी कमेंट किया, ये कर्मकांडी हिंदू है। अभी एक कोई वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे, कहानी सुना रहे थे कि मैं छोटा था और ट्रेन पे चढ़ जाता था और उसके बाद सीट तो होती नहीं थी, तो मैं लोगों के हाथ देखने लगता था, ज्योतिषी बन जाता था। अब बताइए, ज्योतिषी भी बन जाते हैं आप, जो ज्योतिषी लाते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, उनको लोग गलियाते हैं। कई बार मैंने देखा आपके इस पे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के देखा हुआ सब देश में ज्योतिषी हो जाएंगे, मैं भी ज्योतिषी, आप भी ज्योतिषी होने लगेगा। फिर एक और मैं सुन रहा था कि कोलकाता गए और मेट्रो के उद्घाटन में उन्होंने कहा, जब मैं बच्चा था और कोलकाता आया था, मुझे मेट्रो देखने की बड़ी इच्छा थी। अब लोग बता रहे हैं कि 84 में मेट्रो शुरू हुआ, मोदी जी 34 साल का बच्चा, 34 साल का बच्चा 34 साल का व्यक्ति बच्चा होता है, वो मोदी जी ने बताया। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, कितनी चीज गिनाए, ग्रंथ हो जाएगा, मतलब वेद जो है छोटा पड़ जाएगा मुझे लगता है अगर मोदी जी की कथा लिखने लगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि के भी आगे चले गए हैं, ये हरि छोटे पड़ जाएंगे अगर कथा इनकी लिखी जाए तो। लेकिन इस देश में एक और खास बात है, इस देश में खास बात यह है कि वो महान इस देश में हो जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो दूसरों को नहीं जानते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते, वो महान कहला जाते हैं। जैसे गोडसे जी महान व्यक्ति थे, गांधी जी जो है बेवकूफ व्यक्ति थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद तो हुआ नहीं, वो तो 2014 में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन 2019 जैसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्ष इकट्ठा है। ममता बनर्जी की बात जो है अगर कहूं तो संदेश खाली का जितना शोर मचाया गया, संदेश खाली की बात करने वाले प्रधानमंत्री से या किसी और नेता से किसी ने पूछा कि भाई संदेश खाली में कोई एफआईआर है जिसमें रेप का जिक्र है? 5 महिलाओं ने बता दिया कि रेप हुआ, तो एफआईआर भी तो कराना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री है, किससे डर है? प्रधानमंत्री जाके एफआईआर दर्ज करा देंगे तो एफआईआर दर्ज होगा नहीं। तो एक एफआईआर दर्ज नहीं है, क्यों नहीं दर्ज है एफआईआर? संदेश खाली सब चिल्ला रहे हैं, मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं, उनके भक्त भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ममता बनर्जी को हराना इस बार भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बिहार में भी स्थिति देखिए बदल गई है कि बिहार में क्या पिछली बार की जैसी स्थिति है, 39 सीटें क्या आने वाली है? न नीतीश कुमार जी की उतनी मजबूत स्थिति है, न मजबूत स्थिति चिराग पासवान की है, न मजबूत स्थिति उपेंद्र कुशवाहा जी की है, न मजबूत स्थिति खुद नरेंद्र मोदी जी की है। अब उनके जो है जो बांधे हुए थे, साफा बांध करके या पगड़ी बांध करके बोल रहे थे नीतीश को गद्दी से उतार के रहूंगा, नीतीश जी गद्दी से उतर गए क्या? नहीं उतरे। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार जो है कैसी चल रही है, वो देख ही रहे हैं कि धनंजय सिंह को गिरफ्तार करना पड़ता है तुरंत, क्योंकि लगता है कि वो लड़ लेगा चुनाव तो एक सीट जौनपुर चली जाएगी। तो फिर एक मर्डर भी हो जाता है जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे एक साथी।
तो कई सारे चीजें हैं। मोदी जी अभी और चीजें लगाएंगे, ईडी सीबीआई, और तो है ही। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर ही दिया राहुल गांधी के लिए कि भाई राहुल गांधी जी, आप बताइए, ये कितना जो है चौंकाने वाली बात है कि एक व्यक्ति के लिए चुनाव आयोग एडवाइजरी जारी करता है। बाकी लोग जो भाषण देते हैं बड़े संयमित हैं, राहुल गांधी जो भाषण देते हैं उसमें बड़ी गंदगी है। तो ये अब क्या कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देश के नागरिक अब पहले जैसे नहीं है, और ये जो मीडिया के लोग हैं वो आगे भी बोलते रहेंगे। वो इसलिए बोलेंगे कि उनको मिलता है खाने के लिए, उनको दिया जाता है, उनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जितना कहे नेशन फर्स्ट, इनका नेशन से कोई संबंध नहीं है, इनको संबंध है अपने तमाशे से। और तमाशे का भी, लेकिन तमाशे की एक सीमा होती है। आप कितना तमाशा करेंगे, कितना तमाशा करेंगे। तमाशे से पेट भर जाता है तो बात होती है। अभी 100 रुपया सिलेंडर कम कर दिया, लेकिन 100 रुपया सिलेंडर कम कर देने से, आपने जो प्रस्तावना में कहा कि 700 बढ़ा देंगे, 100 रुपया कम कर देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, और उसके बाद जो है हर चीज बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक्सपोज हो चुकी है। मुझे लगता है कि पिछली बार की स्थिति नहीं है, लेकिन कितनी होगी ये बताना भी आसान काम नहीं है। अभी थोड़ा वक्त लीजिए इसका। पटेल, कांग्रेस की सूची जारी होने वाली है 35 उम्मीदवारों की। जी जी बताइए फटाफट जी जल्दी से। मैं ये कह रहा था, देखिए बीजेपी की तैयारी इतनी है, या बीजेपी में साउथ में लीडर क्राइसिस इतनी है कि जिस येदियुरप्पा एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया था, उस येदियुरप्पा को आनंद फानंद में अमित शाह और जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया। और येदियुरप्पा साहब का कल बयान आया है संजय जी कि कर्नाटक में अभी तक बीजेपी की सूची तैयार नहीं हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव बनाई जा रही है कि बीजेपी कई वर्षों से ये तैयारी कर रही है, वो कर्नाटक में भी सूची तैयार नहीं हुई है। और येदियुरप्पा जो एक तरह से संन्यास ले लिए थे, उनको फिर से लाया। जी हर जगह ये हाल है। जी बताइए अक्षय जी, कुछ कह रहे हैं। पहली बार ऋषि जी ने एक टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी लंदन क्यों चले गए। तो ऋषि जी मेरे ख्याल से बिहार के हैं, ये अगर जानकारी हो तो बताएं, नीतीश कुमार लंदन क्यों चले गए और क्या वापस लौट के आएंगे या वहीं बसने का इरादा है? नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद लंदन और अमेरिका, वहीं से आप राजनीति में नहीं है, आप राजनीति में नहीं है। जा रहा हूँ सर। एन चुनाव के वक्त अगर नीतीश कुमार लंदन जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है वहीं बस जाएं। अब इन दोनों को देख के सर मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी वहीं अमेरिका से डिबेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, ऋषि जी, डॉक्टर केपी मलिक जी, मीनू जी, अक्षय साबी जी, आपने समय दिया, आभार आपका। आप देख रहे थे 4PM पर चर्चा, और हम बात कर रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 400 पार का नारा है या इसमें कुछ सच भी है। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।